जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम 24/7 क्लासेस में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में वन दरोगा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियों को लेकर आया हूं। तो दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वन संरक्षण क्या होता है, सरकार ने इसके लिए कौन कौन से कानून बनाए हैं और संविधान में इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है। दोस्तों देखिए, वन संरक्षण इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वन न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि वन पर्यावरण संरक्षण या मैं ये कहूँ सतत विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण गोल है। इसी मद्देनज़र या इसी दृष्टिकोण के आधार पर हमारे संविधान में वनों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं और समय समय पर संसद व राज्य की विधान मंडलों के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं, आदेश जारी किए गए हैं। तो दोस्तों आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि वन संरक्षण के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए, पहला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। इसमें ये कहा गया है कि 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन, वन्यजीव तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से वन, वन्यजीव तथा पक्षियों के संरक्षण को अब समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है और इस पर कानून बनाने का अधिकार अब न केवल केंद्र सरकार का है बल्कि राज्य सरकारों का भी है। इससे पहले एक स्थिति थी ये कि उपर्युक्त विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास था। आइए दोस्तों दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत वर्णित है, कहता है कि इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य देश भर में जंगलों, वन्यजीवों तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करेगा। अर्थात आर्टिकल 48A ये स्टेट पर जिम्मेदारी डालता है कि वो जंगलों का, वन्यजीवों तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए की दिशा में कार्य करे। दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पॉइंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित अनुच्छेद 48 से वन संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों तीसरा पॉइंट इसमें समझने की कोशिश करते हैं। वो ये कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51AG ये कहता है कि वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। अर्थात ये जो अनुच्छेद 51AG है, ये नागरिकों पर ये दायित्व डालता है कि वो वनों की और अपने पर्यावरण की रक्षा करें और उसको सुधारने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये तीनों जो संवैधानिक प्रावधान हैं ये इनको आप समझे होंगे और ये निश्चित रूप से आपको आपके पेपर में काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा दोस्तों आपको, तो आप ये ध्यान रखिएगा। बस मैं थोड़ा सा एक बार और रिकॉल कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 48A है, ये DPSP पे मेंशन है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन है और ये राज्य पर वन और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी डालता है। जबकि अनुच्छेद 51AG ये मौलिक कर्तव्यों के तहत वर्णित है और ये नागरिकों पर वनों और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी डालता है। दोस्तों ये तो संवैधानिक प्रावधान हो गए। अब देखते हैं कानूनी प्रावधान। अर्थात भारतीय संसद ने समय समय पर वनों के संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून बनाए हैं और उन कानूनों में क्या क्या प्रावधान है। आइए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय वन नीति 1952। देखिए दोस्तों, ये जो वन नीति है 1952 वाली, ये आज़ाद भारत की पहली वन नीति थी। ठीक है, उससे पहले 1894 में भारत की पहली वन नीति आई थी, लेकिन वो वन नीति औपनिवेशिक शासन के दौरान आई थी। तो आज़ादी के बाद जो हमारी पहली वन नीति आई है वो 1952 में आई है। और 1952 की वन नीति का एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि इसके तहत ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जो भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए वो भारत के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 पर होना
चाहिए। यानी कि जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है एक बेहतर पर्यावरण के लिए, एक बेहतर इकोसिस्टम के लिए भारत में, उसका जो एरिया है वो भारत के कुल एरिया के कम से कम 1/3 क्षेत्र पर होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ओरली बताता हूँ कि ये जो कितने क्षेत्र पर वन होना चाहिए, ये अलग अलग क्षेत्रों में इस वन नीति के तहत अलग अलग निर्धारित किया गया है। जैसे मैदानी क्षेत्र में 1/3 की बात की गई है कि मैदानी क्षेत्र की जितनी भूमि है उसके 1/3 हिस्से पर वन होने चाहिए, जबकि पठारी और पर्वतीय इलाकों में ये 2/3 तक होने चाहिए। अर्थात भारत का जितना क्षेत्रफल पठारों के अंतर्गत आता है उसके लगभग 2/3 हिस्से पर वन होने चाहिए, तभी वहाँ का पारितंत्र या पर्यावरण स्थिर और बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट हम देखते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब टाइमिंग भी जरूर याद रखिएगा कि ये वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। सवाल मैचिंग में ऐसे ही पूछा जा सकता है। दोस्तों, वनों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। अर्थात इस कानून के तहत अगर आप वन एरियाज में या वन क्षेत्रों में कृषि करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केंद्र की अनुमति, केंद्रीय सरकार की अनुमति लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, आइए एक और कानून देखते हैं हम, राष्ट्रीय वन नीति 1988। जो 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी, जो आज़ाद भारत की पहली वन नीति थी, उसमें मित्रों 1988 में संशोधन किया गया। ठीक है, कुछ संशोधन किया गया उसमें, और उसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे वो कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों। प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना है, यानी कि जो नेचुरल कैपिटल हमें मिली हुई है उसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है, बल्कि हमें उसको संरक्षित करना है। दूसरा, वनों के संरक्षण में हमें स्थानीय लोगों को भागीदार बनाना होगा। ये दोस्तों कुछ उसी तरीके का प्रावधान है जिस तरीके का प्रावधान मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वन अधिकार अधिनियम 2006। उसमें उस अधिनियम में भी शेड्यूल ट्राइब को, यानी कि अनुसूचित जनजातियों को वनीय क्षेत्रों में अधिकार प्रदान किए गए थे, क्योंकि वो उनके संरक्षण में भागीदारी करते आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इस नीति के तहत भी ये कहा गया है कि वन संरक्षण में हम स्थानीय लोगों को भागीदार बनाएंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों को वनों से संबंधित जानकारी होती है जो उन्हें परंपरागत रूप से प्राप्त हो रही होती है। एक और ये महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु है दोस्तों कि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत सन 2000 में की गई थी, और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि वनीकरण के क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी कि एरिया अंडर फॉरेस्ट उसमें वृद्धि करना दोस्तों। और इन्हीं प्रोग्राम्स के तहत एक सकारात्मक परिणाम निकलकर ये आ रहा है दोस्तों कि भारत का जो वन क्षेत्र है वो निरंतर विस्तारित हो रहा है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में भी 2019 की तुलना में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ये दोस्तों मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 और 2021 की मैं कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा। अभी इन प्रोविजंस को और देखते हैं। देखिए दोस्तों कि एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। ये अधिनियम भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों के संरक्षण में अहम योगदान देता है। ध्यान रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है दोस्तों एक और थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता हूँ इससे। देखिए, स्टॉकहोम में 1972 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण को लेकर सम्मेलन हुआ था, यानी कि उस सम्मेलन के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने लगी थी। पृथ्वी के अस्तित्व के लिए जो खतरा पैदा हो रहा था मानवीय विकास के कारण, उस पर चर्चा होने लगी थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उस आयोजन के तुरंत बाद या कुछ समय बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अपनी संसद में पारित किया, और जैव विविधता के दृष्टिकोण से जो पौधे और जीव जंतु में भारतीय पारितंत्र के लिए महत्वपूर्ण है उनको संरक्षण प्रदान किया।
अगला जो एक्ट है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस अधिनियम के तहत दो महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला तो कि पर्यावरण प्रभाव आकलन का जो प्रावधान है वो इसी अधिनियम के तहत किया गया है। और दूसरा दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रिशियल कमेटी जो जेनेटिक उत्पादों की खेती को स्वीकृति देती है वो भी इसी अधिनियम के तहत बनाई जाती है। एक अगला पॉइंट है दोस्तों जैव विविधता अधिनियम 2002। ये भी वनों के संरक्षण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बताए थे आपको, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है वनों के संरक्षण के लिए और कानूनी प्रावधान है, जैसे कि राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति 1988, वन अधिकार अधिनियम 2006, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम 2000, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में क्या क्या कमियां हैं ताकि हम उन्हें सुधार सकें। जय हिंद साथियों।